प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशहूर कथाकार श्री भीष्म साहनी जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है त्रास। त्रास अर्थात डर, भय, अनिष्ट या क्षति की संभावना। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। एक्सीडेंट पलक मारते हो गया और एक्सीडेंट की जमीन भी पलक मारते तैयार हुई। पर मैं गलत कह रहा हूँ। उसकी जमीन मेरे मन में वर्षों से तैयार हो रही थी। हाँ, जो कुछ हुआ वह जरूर पलक मारते हो गया। दिल्ली में प्रत्येक मोटर चलाने वाला आदमी साइकिल चलाने वालों से नफरत करता है। दिल्ली के हर आदमी के मस्तिष्क में घृणा पलती रहती है और एक न एक दिन किसी न किसी रूप में फट पड़ती है। दिल्ली की सड़कों पर सारे वक्त घृणा का व्यापार चलता रहता है। बसों में धक्के खाकर चढ़ने वाले, भाग भाग कर सड़कें लांघने वाले, भोंपू बजाती मोटरों में सफ़र करने वाले सभी किसी न किसी पर चिल्लाते, गालियां बकते, मुड़ मुड़ कर एक दूसरे को दांत दिखाते जाते हैं। घृणा एक धुंध की तरह सड़कों पर तैरती रहती है। पिछले जमाने की घृणा कितनी सरल हुआ करती थी, लगभग प्यार जैसी सरल, क्योंकि वह घृणा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हुआ करती थी। पर अनजान लोगों के प्रति यह अमूर्त घृणा मस्तिष्क से जो निकल निकल कर सारा वक्त वातावरण में अपना जहर घोलती रहती है। वह साइकिल पर था और मैं मोटर चला रहा था। न जाने वह आदमी कौन था। मोटर के सामने आया तो मेरे लिए उसका कोई अस्तित्व बना, वरना असंख्य लोगों की भीड़ में खोया रहता जिस पर मेरी तैरती नज़र घूमती रहती है। दुर्घटना के ऐन पहले उसने सहसा मुड़कर मेरी ओर देखा और क्षण भर के लिए हमारी आंखें मिली थी। उसकी गंदली सी आंखों में अपने को सहसा विकट स्थिति में पाने की उद्भ्रांति थी। सहसा वे आंखें फैल गई थी। न जाने उसे मेरी आंखों में क्या नजर आया था। ऐन दुर्घटना के क्षण तक पहुँचते पहुँचते मेरा मस्तिष्क धुंधला जाता है। मेरी चेतना दाएं पैर के पंजे पर आकर लड़खड़ा जाती है और सारा दृश्य किसी टूटते घर की तरह असंबद्ध हो उठता है, क्योंकि मैंने उस क्षण अपने दाएं पैर के पंजे के एक्सेलरेटर को जानबूझकर दबा दिया था। ब्रेक को दबाने की बजाय एक्सेलरेटर को दबा दिया था। मोटर की रफ्तार धीमी करने की बजाय मैंने उसे और तेज कर दिया था। मैंने एक्सेलरेटर को ही नहीं दबाया, उसके पीछे गाड़ी को तनिक मोड़ा भी। जब वह मेरे सामने से रास्ता काटकर लगभग आधी सड़क लांघ चुका था, तभी उसने घबरा कर मेरी ओर देखा था। फिर खटाक का शब्द हुआ था और कोई चीज उछली थी, जैसे चील झपट्टा मारती है। जब पहली बार मेरी नज़र उस पर गई तो वह मेरे आगे सड़क के किनारे किनारे बाएं हाथ बढ़ता जा रहा था। तब भी मेरे मन में उसके प्रति घृणा उठी थी। वह थुलथुल सा ठिगने कद का आदमी जान पड़ा था, क्योंकि उसके पैर मुश्किल से साइकिल के पैडलों तक पहुंच पा रहे थे। टखनों के ऊपर लगभग घुटनों तक उठे हुए उसके पाजामे को देखकर मेरे दिल में नफरत उठी थी, या उसकी काली गर्दन को देखकर। अभी वह दूर था और आसपास चलती गाड़ियों की ही भांति मेरे दृष्टि क्षेत्र में आ गया था। फिर वह सहसा अपना दायां हाथ झुला झुला कर मुड़ने का इशारा करते हुए सड़क के बीचों बीच आने लगा था। हाथ झुला झुला कर वह मुझे जैसे ललकार रहा था। तभी मेरे अंदर चिंगारी सी फूटी थी। अब भी याद आता है तो सबसे पहले उसका घुटनों तक चढ़ा हुआ पाजामा और काली गर्दन आंखों के सामने आ जाते हैं। वह आदमी दफ्तर का बाबू भी हो सकता था, किसी स्कूल का अध्यापक भी हो सकता था, छोटा मोटा दुकानदार भी हो सकता था। सुअर का पिल्ला देखो तो कैसे मोड़ काट जाता है। यह भी कोई तरीका है सड़क पार करने का। उसी लम्हे भर में मैंने एक्सेलरेटर को दबा दिया था और मोटर को तनिक मोड़ भी दिया था। तभी उसने हड़बड़ा कर पीछे की ओर देखा था। वह क्षण तृप्ति का क्षण था, विष भरे संतोष का। सुअर का बच्चा अब आए तो मेरे सामने, लेकिन खटाक शब्द के साथ ही एक हड़बड़ाती आवाज सी उठी और एक पुंज सा जमीन पर गिरता आंखों के सामने कौंध गया, कुछ वैसे ही जैसे कोई चील झपट्टा मारकर पास से निकल गई हो। पर इस क्षण को लोप होते देर नहीं लगी
और मेरा मन लड़खड़ा सा गया। यह मैं क्या कर बैठा हूँ? किसी बात को चाहना एक बात है और सचमुच कर डालना बिल्कुल दूसरी बात। कहीं कोई चीज टूटी थी। मेरे मन की स्थिति वैसी ही हो रही थी जैसे कोई आदमी बड़े आग्रह से किसी घर के अंदर घुसे, पर कदम रखते ही घर की दीवारें और छत और खिड़कियां ढह ढह कर उसके आसपास गिरने लगे। यह मैं क्या कर बैठा हूँ? चलते चलाते मैंने बखेड़ा मोल ले लिया है। मैंने एक्सेलरेटर को फिर से दबा दिया। हड़बड़ाते मस्तिष्क से आवाज आई, निकल चलो यहाँ से, पीछे मुड़कर नहीं देखो और निकल जाओ यहाँ से। पर मेरा अवचेतन ज्यादा सचेत था। उसका संतुलन अभी नहीं टूटा था। वर्षों पहले किसी ने कहा था कि एक्सीडेंट के बाद भागने से जोखिम बढ़ता है। बखेड़े उठ खड़े होते हैं। मेरा पैर एक्सेलरेटर पर से हट गया। टांगों में कंपन हुआ और मोटर की रफ्तार धीमी पड़ गई। फिर वह अपने आप ही जैसे बाएं हाथ की पटरी के साथ लगकर खड़ी हो गई। मोटर की गति थमने की देर थी कि मेरी टांगों में पानी भर गया और सारे बदन पर ठंडा पसीना सा आता महसूस हुआ। यह मैं क्या कर बैठा हूँ? यह अनुभव तो दिल्ली में सभी के साथ गाहे बगाहे होता है। घृणा के आवेश में कुछ कर बैठो और फिर कांपने लगो। सड़क पर शाम के हल्के हल्के साए उतर आए थे। वह समय जब अंधेरे के साथ साथ झीना सा परायापन सड़कों पर उतर आता है, जब चारों ओर हल्की हल्की धूल सी उड़ती जान पड़ती और आदमी अकेला और खिन्न और निसहाय सा महसूस करने लगता है। सड़क पर आमद रफ्त कम हो चुकी थी। बत्तियां अभी नहीं जली थी। मैं मोटर का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। दो एक मोटरें उसी दिशा में आती हुई धीमी हुई। सड़क के पार पटरी पर कोई औरत चलते चलते रुक गई थी और सड़क की ओर देखे जा रही थी। उसका हाथ थामे उसके साथ एक बच्चा था। मैंने उतरते ही सबसे पहले आगे बढ़कर मोटर का बोनट देखा, बत्तियां देखी, पहलू को ऊपर से नीचे तक देखा कि कहीं कोई चिप तो नहीं पड़ा या खड़ोंच तो नहीं आई या कहीं रंग उधरा हो। नहीं, कहीं कुछ टेढ़ा नहीं हुआ था। मोटर को कहीं खरोच भी नहीं आई थी। फिर मैं तेवर चढ़ाए पीछे की ओर घूम गया, जहां सड़क के बीचों बीच वह आदमी गठरी सा बना पड़ा था और उसकी साइकिल का पिछला पहिया टेढ़ा होकर अभी भी घूमे जा रहा था। बचाव का एक ही साधन है, हमला। फटकार से बात शुरू करो। अपनी घबराहट जाहिर करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। यह क्या तरीका है साइकिल चलाने का? चलाते चलाते मुड़ जाते हो। अगर मर जाते तो क्या होता? इधर हाथ देते हो, उधर मुड़ जाते हो। न हूं न हाँ। धूप में झुलसा चौड़ा सा चेहरा और उड़ते खिचड़ी बाल। उसके लिए उठ बैठना कठिन हो रहा था। शायद जानबूझकर हिलडुल नहीं रहा था। मेरे अवचेतन ने फिर मुझे उसकी ओर धकेला। इसकी बाह थामकर इसे उठा दो। स्थिति संभालने का यही तरीका है। मैंने आगे बढ़कर साइकिल को उस पर से हटाया और उस काले कलूटे को गर्दन के नीचे हाथ देकर बैठा दिया। उसने फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखा। उसकी नज़र में अब भी पहले सी भ्रांति और त्रास था और वह बेसुध हो रहा था। भूचाल के बाद जैसे कोई आंखें खोले और समझने की कोशिश करे कि कहाँ पर पटक दिया गया है। खून की बूंदें उसके खिचड़ी बालों में कहीं से निकल निकल कर उसके कोट के कॉलर पर गिर रही थी। सड़क पार की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा तेज चलाते हैं जैसे सड़क इनके बाप की है, आदमी को मार ही डालेंगे। पटरी पर घाघड़े वाली बागड़न औरत अपनी बच्ची का हाथ थामे खड़ी चिल्ला रही थी। उसने एक्सीडेंट को होते देखा था। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जिन्होंने एक्सीडेंट को होते देखा हो और वे अपनी गवाही चिल्ला चिल्ला कर देना चाहते हैं। मेरे दाएं हाथ की पटरी पर एक आदमी ठिठक कर खड़ा हो गया। किंग कर्तव्य विमुढ़ मैंने घूम कर देखा। कोई वयोवृद्ध था, सूट बूट पहने, छड़ी डुलाता पटरी पर ठिठका खड़ा था। मेरे देखने पर पटरी पर से उतर आया। सभी एक्सीडेंट साइकिल वाले करते हैं, इन्हें बड़ी सड़कों पर आने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों के ज़माने की गालियां दे रहा था। तौर तरीके से भी वह अंग्रेजों के ज़माने का रिटायर्ड अफसर जान पड़ता था। कोट नेक टाई लगाए, हाथ में छड़ी लिए घूमने निकला था। अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक अपने अपने हमदर्द सभी को जुट जाते हैं। मेरा हौसला बढ़ गया।
मैंने मोटर रोक ली तो बच गया, नहीं तो इसका भुर्ता बन गया होता, मैंने ऊंची आवाज में कहा, और मेरे जिस्म में आत्मविश्वास की हल्की सी लहर दौड़ गई। उसी क्षण मुझे जगत राम सुपरिटेंडेंट का भी ख्याल आया। मेरे भाई का साढ़ू है, पुलिस का अफसर है, मामला बिगड़ गया तो उसे टेलीफोन भी कर देने की ज़रूरत है, अपने आप स्थिति को संभाल लेगा। मैं वहाँ से चलने को हुआ, मैंने दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाल लिए और मेरी टांगों में स्थिरता आ गई। सूट बूट वाला बुजुर्ग मेरे पास आ गया था और फुसफुसा कर कह रहा था, इसे अस्पताल में छोड़ आओ, जैसे भी हो यहाँ से हटा ले जाओ, पुलिस आ गई तो बखेड़ा उठ खड़ा होगा, वहाँ पर 2-4 रुपए देकर मामला निपटा लेना। पुलिस के नाम पर फिर मेरी आंखों के सामने जगत राम सुपरिटेंडेंट का चेहरा घूम गया। फिर से बदन में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। मैंने आंख घुमाकर काले कलूटे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में अपना सिर थामे वहीं का वहीं बैठा था। खून की बूंदें रिसना बंद हो गई थी और कॉलर पर चौड़ा सा खून का पैबंद लग गया था। कोई क्लर्क है शायद, कितने का आसामी होगा, कितने पैसे देने पर मान जाएगा। सड़क पार से फिर से चिल्लाने की आवाज आई। हमारे सामने पीछे से टक्कर मारी है, हमने अपनी आंखों से देखा है। औरत ने 3 राह जाते आदमी घेर लिए थे और अब वे सड़क के पार खड़े मेरी ओर घूरे जा रहे थे। अगर पुलिस आ गई तो मोटर को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा, ख्वामोखा का पचरा खड़ा हो जाएगा बड़खुरदार। सूट बूट वाले सज्जन बड़ी सधी हुई आवाज में बड़ा सधा हुआ परामर्श दे रहे थे। मैं फिर ऊंची आवाज में सड़क के पार खड़े लोगों को सुनाने के लिए बोला, जिस तरह तुम झट से मुड़ गए थे, टक्कर होना लाजमी था। गनीमत जानो कि मैंने गाड़ी रोक ली, वरना तुम्हारी हड्डी पसली नहीं बचती। अगर इसी तरह साइकिल चलाओगे तो किसी न किसी दिन जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी आवाज़ में समाज सेवा की गूंज आ रही थी और मुझे इस बात का विश्वास होने लगा था कि मैंने सचमुच इस आदमी को बचाया है, इसे गिराया नहीं। उस आदमी ने सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखों में अभी भी त्रास छाया हुआ था, लेकिन मुझे लगा जैसे उसकी आंखें मस्तिष्क में छिपे मेरे इरादों को देख रही है। त्रास के साथ साथ कृतज्ञता का भाव भी झलक आया था। मेरी मानो इसे अस्पताल पहुंचा दो, बुजुर्ग ने फिर से फुसफुसा कर कहा। लेकिन मेरा कोई इरादा उसे अस्पताल पहुंचाने का नहीं था। मेरे भाई का हमजुल्फ जगत राम सब मामला संभाल लेगा। उसे टेलीफोन पर कहने की देर है। थुलथुल के बालों में से खून रिसना बंद हो गया था। अधेड़ उम्र बड़ी खतरनाक होती है, बुरी तरह से घायल होने के लिए भी और दूसरों को परेशान करने के लिए भी। मैंने फिर से हाथ पतलून की जेब में डाला जिसमें 2 नोट रखे थे, एक 5 रुपए का, दूसरा 10 रुपए का। ज्यों-ज्यों मेरा डर कम होता जा रहा था, उसी अनुपात में मेरी दुविधा यह किसी भी प्रकार की मदद का हकदार नहीं है। जिस तरह इसने झट से साइकिल को मोड़ दिया था, एक्सीडेंट होना जरूरी था। जेब में से 5 रुपए का नोट निकालने से पहले मैंने मुड़कर देखा। सूट बूट वाला बुजुर्ग जा चुका था। दूर छड़ी झुलाता, लंबे लंबे सांस लेता आगे बढ़ गया था। मुझे अकेला अपने हाल पर छोड़ गया था, मुझे धोखा दे गया था। मैं अकेला दुश्मनों से घिरा महसूस करने लगा। 2 छोटे छोटे लड़के भी मेरी बगल में आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने थुलथुल को पहचान लिया जान पड़ता था। गोपाल के बापू हैं, है ना? एक ने दूसरे से सहमी सी आवाज में कहा। मगर ये दोनों दूर ही खड़े रहे और थुलथुल को देखते रहे, कभी उसकी ओर देखते, कभी मेरी ओर। मैं अभी 5 का नोट उंगलियों में मसल ही रहा था कि पुलिस आ गई। कोई आदमी चिल्लाया, पुलिस, पुलिस आ गई है। मैं चूक गया हूँ। उस वक्त निकल जाता तो निकल जाता, अब तो यह आदमी भी तेज हो जाएगा, बावेला मचाएगा, पुलिस को अपने जख्म दिखाएगा, साइकिल का टेढ़ा पहिया दिखाएगा, भीड़ इकट्ठी कर लेगा, मुझे परेशान करेगा। पटरी पर वह बागड़न औरत अभी भी खड़ी थी और उसकी बच्ची रोए जा रही थी। आने दो पुलिस को, मन ही मन मैंने कहा। जगत राम सुपरिटेंडेंट का नाम उनके आते ही कह देना होगा, वरना उन्होंने अगर चालान लिख दिया तो फिर उसे नहीं फाड़ेंगे। लोग नज़दीक आने लगे थे, घेरा सा बनने लगा था और मैं कह रहा था, आने दो,
जगत राम का नाम छूटते ही सुना देना होगा। थोड़ी देर हो गई और चालान लिख डाला गया तो वे पुर्जा नहीं फाड़ेंगे। पर दूसरे क्षण मैं लपक कर थुलथुल के ऊपर झुक गया था और उसे बाजू का सहारा देकर उठा रहा था। चलो तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊं, उठो, देर नहीं करो। मैंने उसे बाजू का सहारा इसलिए दिया था कि आसपास के लोग देख लें कि मुझे उस आदमी के साथ हमदर्दी है, पुलिस वाले भी देख लें कि मेरे मन में द्वेष भाव नहीं है। उसने आंखें फाड़ कर मेरी ओर देखा, सहसा उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा जैसे उसका शरीर सहसा बड़ा हल्का हो गया है और बिना मेरी मदद के अपने आप चलने लगा है। वह उठा ही नहीं, लड़खड़ाता हुआ मोटर की ओर चल दिया। मैंने पहले तो सोचा कि वह अपना साइकिल उठाने जा रहा है, पर वह सीधा मोटर के पास जा पहुंचा और हत्थी को पकड़कर दरवाजे के शीशे के साथ माथा टिकाकर खड़ा हो गया। यह क्या करने जा रहा है? वहां पर जाकर खड़ा हो गया। मैं लपक कर आगे बढ़ा, चाबी से डिक्की का दरवाजा खोला, टेढ़े पहिए समेत साइकिल को उसके अंदर ठूंसा, फिर उस आदमी के लिए कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेल दिया और पलक मारते गाड़ी चला दी। अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मुझे पूर्ण सुरक्षा का भास होने लगा। मुझे अपनी कर्मठता पर और चुस्ती पर गर्व होने लगा था। कोई और होता तो एक्सीडेंट के हो जाने के बाद और पुलिस के आ जाने पर किंग कर्तव्य विमूढ़ मुँह बाए खड़ा रहता। अब इसे अस्पताल के बरामदे में पटकूंगा और सीधा घर की ओर निकल जाऊंगा। मोटर चलने पर किसी ने गाली दी थी। 2 आदमी कार की ओर लपके भी थे। गाली मुझे दी गई थी या उस आदमी को, मैं नहीं जानता, लेकिन मोटर बड़ी खूबसूरती से लोगों की गांठ को चीरती हुई सर करके निकल गई थी और अब मैं कैजुअल्टी वार्ड के बरामदे में खड़ा था और अंदर उसकी पट्टी हो रही थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो अधलेटे लेटे उसने मेरे सामने हाथ बांध दिए और देर तक हाथ जोड़े रहा। एक क्षण विचित्र सी मुस्कान भी उसके चेहरे पर आ गई थी। क्षण भर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे सिर की चोट के कारण वह पगला गया है। जितनी देर मैं उसके सामने रहा, वह छाती पर दोनों हाथ बांधे मेरी ओर देखे जा रहा था। मैं ठिठक कर वहां से हट गया और बरामदे में टहलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने फिर दरवाजे में से अंदर झांका तो वह अभी भी छाती पर हाथ बांधे मेरी ओर देख रहा था। क्या यह सचमुच पगला हो गया है? मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास जा पहुंचा। अच्छे कर्म किए थे जो आपके दर्शन हो गए, वह बोला और हाथ जोड़े रहा। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। यह क्या बक रहा है? फिर सहसा वह अपनी पट्टियों के बावजूद दोनों हाथ बढ़ाकर नीचे की ओर झुका और मेरे पैरों को छूने की कोशिश करने लगा। मैं पीछे हट गया। उसने फिर हाथ बांध दिए। मेरे अच्छे कर्म थे साहिब जो आपकी मोटर से टक्कर हुई। यह कौन सा स्वांग रचने लगा है? क्या यह सचमुच होश में नहीं है? पर वह दोनों हाथ बांधे दाएं से बाएं अपना सिर हिला रहा था। पीछे बरामदे में हलचल सुनाई दी। एक स्त्री 2 छोटे छोटे लड़कों के साथ बदहवास सी वार्ड में घूमती हुई अंदर आ रही थी। अंदर की ओर झांकते ही वह लपक कर उस आदमी की खाट की ओर आ गई। दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे भागते हुए अंदर आ गए। हाय, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ चोट आई है? और वह फटी फटी आंखों से उसके सिर पर बंधी पट्टियों की ओर देख रही थी। यह उसकी पत्नी रही होगी, मैंने मन ही मन समझ लिया। हादसे की खबर इस तक पहुंच गई है। अस्पताल में आने पर सुरक्षा का भाव जो मन में उठा था वह लड़खड़ा सा गया। पहले ही से उसके सनकी व्यवहार पर मैं हैरान हो गया था। मन में आया निकल चलूं, अब और ज़्यादा ठहरने में जोखिम है। पर वह आदमी अपने 2 बालकों से कह रहा था, पालागन करो, जाओ जाओ पालागन करो। और दोनों लड़के राम लक्ष्मण की तरह हाथ बांधे मेरे पैर छूने के लिए आगे बढ़े आ रहे थे। स्त्री ने तनिक घूमकर मेरी ओर देखा। वह बेहद घबराई हुई थी। इनके आगे माथा नवाओ, इन्हें नमस्कार करो, करो करो, वह अपनी पत्नी से कह रहा था। औरत हतबुद्धि से सिर पर पल्ला करके मेरे सामने झुकी। मुझे मौत के मुंह से निकाल लाए हैं। सड़क पर पड़े आदमी को कौन उठाता है? यह मुझे उठा लाए हैं, वह बोले जा रहा था। उधर पुलिस आ गई थी।
यह मुझे पुलिस के हाथ से खींच कर ले आए हैं। मैंने अच्छे कर्म किए थे, आप तो भगवान के अवतार होकर उतरे हैं। इस कलयुग में कौन किसी को सड़क पर से उठाता है। आपके हाथों से बहुतों का भला होगा। थुल थुल गिरगिरा रहा था। वह पगलाया नहीं था, उसकी बकवास के पीछे कोई षड्यंत्र भी नहीं था, केवल त्रास था, दिल्ली की सड़कों का त्रास। मैंने इत्मीनान की सांस ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। अपनी ओर गले में पल्ला डाले झुकी हुई उसकी पत्नी को संबोधन करते हुए मैंने कहा। मेरी आवाज में मिठास आ गई थी, तनाव दूर हो गया था। नहीं नहीं, मैंने केवल अपना फर्ज पूरा किया है, एक इंसान के नाते मेरा फर्ज था। फिर सद्भावनापूर्ण परामर्श देते हुए बोला, लेकिन आपको साइकिल ध्यान से चलानी चाहिए। दिल्ली में हादसे बहुत होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपको इस उम्र में साइकिल चलानी ही नहीं चाहिए। इससे तो पैदल चलना बेहतर है। आपकी दया बनी रहे, उसने बुदबुदा कर कहा। नहीं नहीं, एक इंसान के नाते यह मेरा फर्ज था, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं भिजवा दूंगा। उसने फिर दोनों हाथ जोड़ दिए और सिर हिलाने लगा। दयालुता और आत्मश्रद्धा के आवेश में मेरा हाथ फिर पतलून की जेब में गया, जहां 2 नोट पड़े थे। मैंने उंगलियों से दोनों नोट अलग अलग किए। 5 दूं या 10, 10 दूं या 5। आसामी तो 5 का नजर आता है। फिर तभी हाथ रुक गया। यह क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो? यह क्या कम है कि इसे अस्पताल में उठा लाए हो? यह है कौन जिसके प्रति इतने पसीजने लगे हो? न जान न पहचान। मैंने आंख उठाकर उसकी ओर देखा। छाती पर हाथ बांधे वह अभी भी श्रद्धा से सिर हिलाए जा रहा था। लिजलिजी लसलसी सी श्रद्धा, जिसे देखकर फिर से मन में घृणा की लहर उठने लगी, और मैं वहीं से बाहर की ओर घूम गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।